नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपिट+सी एजीटी 2024 के लिए यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट 14th लेकर आया हूं और इसके पहले 13 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को पूरा देखें, अंत तक बने रहें और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 14 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न में से कौन सूचक फसल से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर आपको राइट आंसर का चयन करना है, तो यहाँ पर आपको राइट जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसी फसल जो पोषक तत्वों की कमी होने पर कुछ लक्षण दिखते हैं, ऐसी फसलों को सूचक फसल कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेकेंड। डिब्बाबंदी के लिए टमाटर की तुड़ाई की उचित अवस्था होती है। तो सेकेंड का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेड राइप। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। दोस्तों डिब्बाबंदी के लिए टमाटर की तुड़ाई की उचित अवस्था रेड राइप होती है। दोस्तों टमाटर एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड। अच्छी जेली का TSS होना चाहिए, तो कितने % होना चाहिए दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 65%। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4। वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकी खेती की फसल कौन सी है इनमें से? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गेहूं। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकी खेती की फसल जो है गेहूं है, और यांत्रिकी खेती से तात्पर्य भूमि पर मशीनों के ज़्यादा इस्तेमाल से फसल उत्पादन करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पौधों में बीजों का मुड़े हुए अंकुरण देखा जाता है हाइपोकोटाइल के कारण, हाइपोजेल के कारण, जड़ पटवार के कारण, मिट्टी और प्रकाश के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपोजेल के कारण। कुछ बीजों में अंकुरण के समय बीज पत्र भूमि के ऊपर आ जाते हैं, जिससे अंकुरण मुड़ा हुआ देखा जाता है। पौधों में बीजों का इस तरह मुड़ा हुआ अंकुरण हाइपोजेल के कारण होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 है। निम्न में से कौन एक सिस्टमेटिक कवकनाशी है इनमें से? तो सिस्टमेटिक कवकनाशी का यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेटालेक्सल। ऑप्शन बी जो है राइट जवाब बनेगा। सिस्टमेटिक कवकनाशी एक तरल सांद्रण है जिसे जंग, फफूंदी, पत्ती धब्बा और एंथ्रेक्नोज सहित विभिन्न पौधों की बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए एक डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे दोस्तों। डिस्क हल्का झुकाव कोण के बीच होना चाहिए, तो कितने डिग्री डिस्क हल्का झुकाव होना चाहिए? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। डिस्क हल्का झुकाव कोण 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, और डिस्क हल्का डिस्क कोण 42 से 45 डिग्री होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। टोबैको कैटरपिलर का प्रयोग किस फसल में होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जूट। इसका राइट जवाब बनेगा। दोस्तों टोबैको कैटरपिलर जूट और चुकंदर दोनों में लगता है, और जूट में सबसे ज़्यादा लगता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। भंडारण का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा जो है भंडारण का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पेड़ों पर भंडारण। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन नंबर। नोरिन 10 एक बौनाचीन है, तो किस फसल का है? धान का है, ज्वार का है, गेहूं का है, कपास का है? तो नोरिन 10 ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गेहूं का है। जापान में नोरिन श्रृंखला वाली गेहूं प्रजातियों में नोरिन नामक बौने जीन को अलग कर लिया गया, और नोरिन नाम से एक छोटी प्रजाति का गेहूं विकसित किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। धान की फसल को भंडारित करते समय नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो कितने % होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12% होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 है, इस गैस किससे परिरक्षित किया जाता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड से, विनेगर से, नमक से, साइट्रिक एसिड से। तो 12 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम मेटासल्फाइड से, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर है, प्रतिकूल स्थिति के कारण मुख्य फसल नष्ट हो जाने के कारण उसकी क्षतिपूर्ति हेतु अल्पकाल की बोई गई फसल क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैच क्रॉप कहलाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 है, बीज का वास्तविक गुण निर्धारण किया जाता है उसकी प्रतिशत शुद्धता से, अंकुरण से, शुद्धता अंकुरण से, शुद्धता अंकुरण एवं बाजार मूल्य से। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शुद्धता एवं अंकुरण से। किसी फसल के बीज लॉट की शुद्धता प्रतिशत का अंकुरण प्रतिशतता उस बीज का वास्तविक मूल्य होता है। तो रियल वैल्यू बराबर होता है प्योरिटी परसेंट इंटू जर्मिनेशन परसेंट अपॉन 100। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, जब वनस्पत उपजाने वाली पहली बार मूलभूत बीज का उत्पादन करता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रमाणित बीज कहते हैं, आधारित बीज कहते हैं, प्रजनक बीज कहते हैं, केंद्रक बीज कहते हैं। तो 15 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रजनक बीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 क्वेश्चन नंबर है, कार्बोरेटर इंजन का मुख्य भाग इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पेट्रोल इंजन, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 है, श्वेत गिटार की प्रतिवर्ष कितनी पीढ़ियां पाई जाती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर 17 के आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एक इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्ट्रॉबेरी को भंडारित करते समय अपेक्षित आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 90 से 95%, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान बीज के अंकुरण के लिए अनुकूलतम मुख्य तापमान बिंदु इनमें से आपको बताना है कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। धान के बीज के अंकुरण के लिए अनुकूलतम तापक्रम 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है, जबकि धान की वृद्धि और विकास के आवश्यक तापक्रम की बात करें तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सॉस का विक्स प्रतिशत कितना होता है? तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 45%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 है, सूखे क्षेत्र के कम अवधि के वार्षिक पौधों को क्या कहते हैं? तो 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए, एफेमेरलूस कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 है, बीज के वर्क बोर्ड की आवश्यकता होती है? तो बीज की जीवन क्षमता की जांच के लिए, बीज के अंकुरण की जांच के लिए, बीज की शुद्धता की जांच के लिए, बीज को आपस में मिलाने के लिए। तो 22 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बीज की शुद्धता की जांच के लिए बीज के वर्क बोर्ड की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 23 है, बीज की निष्क्रियता तोड़ने के लिए भीगे बीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ठंडे तापमान पर रखने की क्रिया को क्या कहते हैं? संस्तरण कहते हैं, वसंतीकरण कहते हैं, संजलीयन कहते हैं, खरोचन कहते हैं। तो 23 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वसंतीकरण। वसंतीकरण वह क्रिया है जिसमें बीज की निष्क्रियता तोड़ने के लिए भीगे बीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ठंडे तापमान पर रखा जाता है, जिससे बीज में अंकुरण होने लगता है। वसंतीकरण के लिए सबसे प्रभावी तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, निम्नलिखित कीटों में से कौन एक मिलनसारी नाशक कीट है इनमें से? तो 24 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रवासी टिड्डी, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। प्रवासी टिड्डी एक मिलनसारी नाशक कीट है। भारत के पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रवासी टिड्डियों से प्रभावित होने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, मादा मैंगो हॉपर्स फीमेल मैंगो हॉपर्स अपने अंडे कहाँ देती हैं? पत्ती की ऊपरी सतह पर, पत्ती की निचली सतह पर, पत्ती की मध्य सिरा के अंदर, पत्ती के किनारे के ऊतकों के अंदर। तो 25 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्ती की निचली सतह पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेमिप्टेरा गण के मैंगो हॉपर्स का वैज्ञानिक नाम अमरीटोडस एटकिंसोनी है और ये कीट आम के पेड़ पर
फरवरी के महीने में दिखाई देते हैं और उसी समय मादा कीट मैथुन के 3 दिन पश्चात कोमल टहनियों तथा पत्तियों की निचली सतह पर बाह्य त्वचा में अंडरोपक धंसाकर अंडे रखती है और एक मादा अपने जीवन काल में लगभग 200 अंडे कई दिनों में देती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 है, हॉर्डी वेनबर्ग नियम किस वर्ष स्थापित हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हार्डी वेनबर्ग का नियम, ऑप्शन ए 1908 में इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से एक तरफ फसल प्रजाति है, दूसरी तरफ उत्पत्ति दी गई है। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुण अंतर स्पीसीज संकर। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अरुणा की बात करें तो जो अरुणा है अरंडी की उत्परिवर्तन के द्वारा विकसित प्रजाति है दोस्तों। जगन्नाथ, प्रभावती, मालवीय 36 धान की उत्पत्ति किसमें है? और जया धान के अंतर प्रजाति संकर किस्म है दोस्तों। और पूसा जय किसान सरसों की काइक कॉलोनी से उत्पन्न प्रजाति है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 की बात करेंगे, वर्तमान में निम्न में से कौन सी विधि फसल उन्नयन में व्यापक स्तर पर प्रयोग में लाई जाती है? तो 28 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संकरण विधि। संकरण विधि क्या होती है दोस्तों? इस विधि में दो आनुवांशिक की रूप में भिन्न नर मादा को क्रॉस करके नई किस्मों के उत्पादन किया जाता है और संकरण स्वपरागण और परपरागण वाली फसलों पर लागू होता है। संकरण का मुख्य उद्देश्य भिन्नता पैदा करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य गुणसूत्री आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मीसोसोम्स। मीसोसोम्स जीवाणुओं में पाए जाने वाली संरचना है जो जीवद्रव्य कला के अंतर्वलन से बनी होती है और इसकी खोज 1960 ईस्वी में फिटज जेम्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। मीसोसोम्स में श्वसन क्रियाएं होती हैं, यह बाह्य गुणसूत्री आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30, क्रोमोसोम शब्द प्रतिपादित किया था। तो क्रोमोसोम शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाल्डेयर 1888। क्रोमोसोम शब्द 1888 ईस्वी में डब्ल्यू वाल्डेयर ने प्रतिपादित किया था। गुणसूत्र को एक धागे जैसी संरचना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मसूर में कायिक गुणसूत्रों की संख्या होती है तो कितनी होती है? 14 होती है, 16 होती है, 20 होती है, 24 होती है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 होती है। मसूर में कायिक गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो 2n बराबर 14 होती है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 है, जब नर पुष्प एक पौधे पर और मादा पुष्प दूसरे पौधे पर पैदा होते हैं तो प्रजाति इनमें से विषम लिंगी, विषम लैंगिकता, एकलिंगी, द्विलिंगी। तो 32 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एकलिंगी, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। जब नर पुष्प एक पौधे पर और मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर पैदा होते हैं तो इसे एकलिंगी कहते हैं। नर मादा भाग एक ही पौधे में पैदा होते हैं लेकिन एक ही फूल में नहीं। तो क्वेश्चन 32 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 है, व्यावसायिक रूप से संकर चावल को उत्पादित करते हैं। तो 33 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा रासायनिक संकरण जंकों द्वारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 है, पौधों में पहले निकली पत्तियों की वृद्धि तेज होती है। पौधों के छोटे होने के कारण, बाहरी वायुमंडल का कम दाब होने के कारण, कोशिका विभाजन और कोशिका वृद्धि के कारण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेज होने के कारण। तो 34 का आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोशिका विभाजन और कोशिका वृद्धि के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 है, पादप भोजन का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्लोरोफिल में किस तत्व की उपस्थिति से होता है जब शुद्ध नस्ल आयरन, बोरॉन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो 35 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मैग्नीशियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पादप भोजन का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की उपस्थिति से होता है। यह प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है ताकि वापस ना जा सके। उसके पश्चात भोजन के निर्माण में प्रकाश संश्लेषण का उपयोग कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 36, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण कारक नहीं है इनमें से? तो आपको बताना है मृदा निर्माण कारक इनमें से कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बेलेन, इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 37, पत्तियों में उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट पौधे के विभिन्न वृद्धि वाले भागों में निम्न की कमी से संचालित नहीं होता है। तो 37 का आंसर हो जाएगा बोरान।
बोरान पत्तियों में उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट पौधे के विभिन्न वृद्धि वाले भागों में आई कमी के कारण संचालित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म पोषक तत्व है इनमें से आपको बताना है। तो 38 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा निकिल। निकिल इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूमि में जीवांश पदार्थ किस तत्व की उपलब्धता का सूचकांक है इनमें से? तो भूमि में जीवांश पदार्थ नाइट्रोजन की उपलब्धता का सूचकांक है। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 है, कौन सा जैविक उर्वरक इनमें से नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मल्टीप्लेक्स। इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों मल्टीप्लेक्स हार्मोन्स और सब विकल्प कार्बनिक उर्वरक है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है, फर्टिगेशन निम्न प्रकार की सिंचाई में एक क्रिया है। फव्वारा है, सतही है, टपका है और केंद्र बिंदु है। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टपका। तो फर्टिगेशन टपक प्रकार की सिंचाई में प्रक्रिया है दोस्तों, और टपक सिंचाई में प्रति ड्रिपर जल का रिसाव 1 से 4 लीटर प्रति घंटा होता है और इस विधि से सिंचाई करने पर 50 से 70% अधिक जल की बचत होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 है, भूक्षरण का आकलन करने हेतु सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो 42 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बिस्मीयर एवं स्मिथ के द्वारा। महत्वपूर्ण प्रश्न है 42, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43, मृदा संरचना में सुधार होता है यूरिया के प्रयोग से, सुपर फास्फेट के प्रयोग से, म्यूरेट ऑफ पोटास के प्रयोग से, जिंक सल्फेट के प्रयोग से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुपर फास्फेट के प्रयोग से। सुपर फास्फेट में लगभग 13% कैल्शियम होता है जो मृदा के कणों को बांधने में सहायक होता है और मृदा संरचना में सुधार होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44, जैव उर्वरक है इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा जैव उर्वरक है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों का कल्चर। जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत कवक जीवाणु तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45, नीलहरी शैवाल उपयुक्त जैव उर्वरक है गन्ने के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए, धान के लिए। तो 45 का आप लोग आंसर दीजिए। सिंपल प्रश्न है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धान के लिए। नील हरित शैवाल का प्रयोग धान की फसल में किया जाता है और एजेटोबैक्टर का प्रयोग गेहूं, सरसों, कपास की फसलों में किया जाता है और एजोस्पाइरिलम का प्रयोग बाजरा, ज्वार, धान की फसलों में किया जाता है। और राइजोबियम की बात करें तो अरहर, मूंग, उड़द, लुबिया, मसूर, मटर, मूंगफली, सोयाबीन, बरसीम, लूसन की फसल में राइजोबियम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46 है, किस फसल में ओजोला जलीय फर्म अधिकतम लाभदायक है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 46 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चावल में। चावल के खेत में नीलहरी शैवाल तथा अजोला जलीय फर्न मिलकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। प्रति हेक्टेयर 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे धान की फसल में उपज बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47, उत्तर प्रदेश में कुल समस्याग्रस्त भूमि इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13.57 मिलियन हेक्टेयर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हवा के द्वारा मृदा अपरदन मृदा के किस रूप में बदलाव लाकर मृदा को हानि पहुंचाता है? तो दोस्तों आप लोग 48 का आंसर दीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा मृदा रचना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है इनमें से? तो 49 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूने का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50, अत्यधिक नुकसानदायक मृदा अपरदन इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परत अपरदन। परत अपरदन कम ढलान वाले भूमि में तेजी से बहने वाले वर्षा जल के अपधावन द्वारा पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ मृदा की सतह पानी के साथ कटकर बह जाती है। यह अपरदन मृदा उर्वरता के लिए बहुत हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51 है, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करें। ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ग्राम विद्यालय, ग्राम की सहकारी संस्था। तो 51 का आपको आंसर देना है। इनमें से बुनियादी ग्रामीण संस्थाओं में शामिल हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा बुनियादी ग्रामीण संस्थाओं में शामिल जिला परिषद है, ग्राम विद्यालय है, ग्राम की सहकारी संस्था है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52 है, दूरदर्शन प्रसारण शुरू हुआ था। तो दूरदर्शन प्रसारण कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो 52 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1959 में। भारत में दूरदर्शन प्रसारण की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53 है, स्थानीय स्तर पर विस्तार कार्यक्रमों के नियोजन का प्रथम चरण इनमें से कौन सा है? तो 53 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्तमान स्थिति का विश्लेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गरीबों में सबसे गरीब का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पर 54 का आंसर दीजिए, एकीकृत समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम में। इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। गरीबों में सबसे गरीब का चुनाव एकीकृत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में किया जाता है। 2 अक्टूबर 1980 से उत्तर प्रदेश के समस्त विकास खंडों में एकीकृत ग्राम विकास योजना लागू कर दी गई है, जबकि यह योजना 1978 से 79 में उत्तर प्रदेश के कुछ विकास खंडों में प्रारंभ की गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रसार शिक्षा का उद्भव हुआ है, तो आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रसार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में 1871 में जेम्स स्टुअर्ट ने किया था, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1873 में पहला प्रसार केंद्र स्थापित किया। परंतु कृषि सूचनाओं को किसानों हेतु वितरण करने वाला प्रथम व्यक्ति वर्हिज 1884 अमेरिका निवासी था। और अमेरिका में प्रसार शिक्षा का विस्तार 1908 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ग्रामीण लोगों को शहरों की ओर भागने से रोकने के लिए ग्रामीण विकास पर जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 56 है, कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार भारत में कृषि जोत क्रियाशील की संख्या कितनी है? तो 56 का आंसर हो जाएगा 146.45 मिलियन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा नई कृषि नीति की घोषणा की गई है। तो भारत सरकार द्वारा नई कृषि नीति की घोषणा कब की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जुलाई 2000 में। जुलाई 2000 में इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। भारत सरकार द्वारा नई कृषि नीति की घोषणा 28 जुलाई 2000 को की गई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58, भारतीय रेशम से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यात स्थल कौन सा देश है इनमें से? तो 58 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यूएसए। भारत के रेशम से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यातक स्थल यूएसए है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59, न्यूनतम समर्थन मूल्य कितनी फसलों के लिए घोषित किया जाता है? तो 59 का आंसर आप लोग दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कृषि मूल्य एवं लागत आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य 23 फसलों पर घोषित किया जाता है, जबकि गन्ने पर उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 23। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 में किस फसल की सर्वाधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है? तो 60 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तिल इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61 है, गाय में मुख्य रूप से बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई की कमी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 62 है। क्वेश्चन नंबर, एक गाय को गर्भाधान के कितने माह बाद गर्भकालीन आहार देना चाहिए? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या बनेगा? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह बाद इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पशुधन गणना 2019 के संदर्भ में कुल पशुधन की दृष्टि से किस राज्य में सर्वाधिक पशुधन है? तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64 है, देश में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य में से कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक। देश में कुल रेशम उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। यहाँ देश के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा होता है। और अन्य प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ताजे दूध में अम्लता कितनी होती है? तो ताजे दूध में आपको अम्लता बताना है कितनी होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 0.11 से 0.18 तक होती है दोस्तों।
तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66, एक्यूमुलेटर किसका एक समाकलित घटक है? इनमें से सीपीयू का है, हार्ड डिस्क का है, रैम का है, कैश मेमोरी का है? तो 66 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक्यूमुलेटर सीपीयू का एक समाकलित घटक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 67, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर 67 का आप लोग आंसर दीजिए। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68, किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया कुछ चरणों की शर्तें हैं और फिर प्रत्येक चरण की खोज को आगे किसके रूप में जाना जाता है? तो 68 का आप लोग आंसर दीजिए यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चरणवार शोधन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69 है, एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने और समस्या हल करने में सक्षम है, उसे क्या कहा जाता है? तो 69 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने और समस्या हल करने में सक्षम है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70, निम्नलिखित में से कौन इंगित करेगा कि मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है? तो 70 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की यदि हम बात करें दोस्तों तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हार्डवेयर सेटिंग वर्तमान दिनांक और समय सहित डिफ़ॉल्ट मानों पर वापस लौटें। क्वेश्चन नंबर 71 है, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? तो 71 का आंसर हो जाएगा आभासी वास्तविकता। आभासी वास्तविकता वह नई तकनीकी है जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, एटीएम का संक्षिप्त रूप इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 74, आपकी मौजूदा फाइल नए रूप में किसके द्वारा सेव की जा सकती है बिना आपकी मूल फाइल को अधिलेखित किए बिना? तो 74 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सेव एज। सेव एज कमांड के द्वारा किसी पूर्ववर्ती फाइल को पुनः किसी नए नाम, नई इनकोडिंग, नई फाइल फॉर्मेट इत्यादि में सहेजने के लिए सेव एज का प्रयोग किया जाता है और इस दौरान पहले वाली फाइल अपने मूल नाम से सुरक्षित रहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 75, वर्ड में आप निम्न में से किन फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं? तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए F5। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F5 या Ctrl+F को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनमें से नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेल मर्ज। मेल मर्ज MS वर्ड की महत्वपूर्ण सुविधा है जिसके द्वारा आप एक ही पत्र अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं, जबकि व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीकिंग तथा शॉर्टिंग स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए टूल हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77, यदि सैंपल वर्कशीट में MS एक्सेल सूत्र सीलिंग B110 लागू किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? तो 77 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 50, इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78 है, यहाँ पर आपको फिल करना है का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। तो 78 का आंसर हो जाएगा स्पैम। स्पैम यहाँ पर सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो शेष तीनों से असंगत है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मैकेफी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80, CMOS का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 81 दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है। तो यहाँ पर 81 का आपको आंसर देना है, कहाँ पर स्थित है?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रामपुर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 82 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी? तो इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 57.20%। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता जनगणना 2011 के अनुसार 67.7% है और इसमें पुरुष साक्षरता की बात करें तो 77.3% है और महिला साक्षरता 57.2% है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 83, किशोरी बालिका योजना वर्ष में कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है? तो यहाँ पर 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 300 यहाँ पर सही आंसर बनेगा दोस्तों। 21 फरवरी 2019 को किशोरियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किशोरी बालिका योजना शुरू की गई। किशोरी बालिका योजना 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। क्वेश्चन नंबर 84 है, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 84 का आंसर हो जाएगा 26 जून 2020 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85, नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा सुमेलित इनमें से नहीं है? एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ स्थानीय निकाय दिए गए हैं। तो 85 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट जवाब क्या बनेगा? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गाजियाबाद नगर पालिका परिषद। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है और गाजियाबाद में नगर निगम है दोस्तों, स्थानीय निकाय नगर निगम है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 86, उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर रखे गए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम से लखनऊ और आगरा में कुल 2 विश्वविद्यालय हैं। इनमें से लखनऊ स्थित विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भोटिया। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजातियों में युवा गृह प्रथा प्रचलित है, जिसे रंग बंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिगर गोरखपुर से सुमेलित नहीं है। जिगर मुरादाबादी गोरखपुर से संबंधित ना होकर मुरादाबाद से संबंधित है और इनका वास्तविक नाम अली सिकंदर था दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा और जिगर मुरादाबादी गोरखपुर से संबंधित ना होकर मुरादाबाद से संबंधित हैं। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89, रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 31। इसका राइट जवाब बनेगा। रामनगर उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले का एक तहसील है। रामलीला में रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम के जीवन की लीला का मंचन होता है और ये मंचन काशी नरेश द्वारा प्रायोजित होता है और पूरे 31 दिन तक प्रत्येक शाम को रामनगर में आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90 क्वेश्चन नंबर है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के दरगाह उत्तर प्रदेश की किस स्थान पर स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 91 है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित है? तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 92 है, यमुना एक्सप्रेस वे है इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। यमुना एक्सप्रेस वे 165 किलोमीटर की लंबी द्रुतगामी सड़क मार्ग है जो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। यह 6 लेन की सड़क मार्ग है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 93 है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज इनमें से कौन से हैं? तो 93 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 94 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में स्थान दिए गए हैं, सूची सेकंड में उद्योग दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर बनेगा। ए का थर्ड
चुर्क का मिलान हो जाएगा सीमेंट से, और फिरोज़ाबाद का मिलान हो जाएगा दोस्तों चूड़ियाँ, और अलीगढ़ का जो मिलान हो जाएगा ताला किले, और मेरठ का खेल का सामान। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, बरेली में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना बरेली में है, और बरेली के अलावा कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदी नगर गाजियाबाद में भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झांसी औद्योगिक केंद्र। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों। झांसी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है दोस्तों, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 97 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1972 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98, निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो 98 का दोस्तों आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 99, निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूँ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं, आलू व गन्ना की पैदावार होती है। चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 100 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा धान और गेहूं का। उत्तर प्रदेश में धान गेहूं फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है। धान व गेहूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। तो दोस्तों ये रहे 100 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। तो 14th प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत आपने प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया है। और दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसी तरह आप लोग इस चैनल पे बने रहें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको पर डे UPSSC AGTA 2024 के लिए पर डे प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल किया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।